हेलो स्टूडेंट, मैथ विद देवेंद्र यादव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि मैं आपके साथ डेली मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। आज मैंने जीके से स्टार्ट करूँगा और फिर इंग्लिश और फिर मैथ, इस तरह से आपको मॉक टेस्ट बताऊँगा। मेरा ये मानना है कि इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है कि वेतन और भत्ते को देय संसद के संसदों द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा तय किया जाता है? बोलिए, ये किसके द्वारा तय किया जाता है? जो संसद में जो सदस्य होते हैं उनके जो वेतन और भत्ते हैं वो कौन तय करता है? वो तय करता है जी, संसद तय करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन तय करता है? संसद तय करती है। कौन करती है? संसद। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, वित्त आयोग किस में है? 280 में है। आर्टिकल 280 में, ये बात आपको पता है ना। फाइनेंस कमीशन 280 में है। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। वो किस आर्टिकल में है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि बहुत ही ईजी है। राष्ट्रपति को अगर सत्ता से हटाएं तो क्या करना पड़ता है? संसद में बिल लाना पड़ता है और उसमें से सांसदों की, मंत्रीगण की, और उस पर वोटिंग करवानी पड़ती है। और उसके बाद कैबिनेट क्या चीज़ है? मोदी सरकार की जितनी भी मंत्री हैं और मिनिस्ट्री है उनकी कैबिनेट को बोलते हैं, उनके झुंड को बोलते हैं कैबिनेट। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, क्या प्रधानमंत्री को करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। भारत का मुख्य न्यायाधीश तो राष्ट्रपति को क्या करता है? सौगंध खिलाता है। उपाध्यक्ष को या लोकसभा के सचिव को। बताइए जी, इसमें से क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वो किसको देता है? वो देता है जी, जो उपाध्यक्ष होता है उसको देता है, मतलब उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति को देता है अपना इस्तीफा। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, निम्नलिखित में इसमें कौन से सबसे पुराने हैं? भौगोलिक दृष्टि से भारत में पर्वत इतिहास है। बताइए, सबसे ज्यादा एंशियंट कौन है इसमें? ये आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपना, जैसे कि अपना पिछला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति अपना किसको त्यागपत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, कौन सी ऐसी सबसे पुरानी पर्वत है भारत की? सबसे पुरानी कौन सी है जी? अरावली है। कहां से शुरू होती है? दिल्ली से लेके गुजरात तक जाती है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है। अच्छा, उसके बाद नीलगिरी, ये साउथ की पहाड़ी है। ये विंध्यांस, ये एमपी में है। ये सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, इस तरह से आपको सारी चीजों का ही ज्ञान होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ी ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की? बताइए कौन सी है? वो है दोदा बेटा पीक। ये है दोदा बेटा पीक। ठीक है ना, एक मलयालम गिरिपुरी, मलयालम तमिलनाडु में है। इस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है ना, ये जीके के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं आज। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से कौन सबसे महान भारतीय शासक और सिख शासक के संस्थापक थे? कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह थे, दलीप सिंह थे, खड़क सिंह थे या शेर सिंह थे? महाराजा रंजीत सिंह थे, जो कि पंजाब के महान शासक थे, महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है जी, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चरमपंथी नेता होम रूल लीग की स्थापना करी 1916 में? 1916 में भी क्या आए थे? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे। ठीक है, महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव, जो कि कर्नाटक में पड़ता है,
वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है ना, महात्मा गांधी। तो होम रूल लीग की किसने स्थापना करी थी, बाल गंगाधर तिलक, तिलकी नहीं तिलक, और एनी बेसेंट, दो थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। लाला लाजपत राय किसके अंडर आते थे, लाला लाजपत राय ये पंजाब से बिलोंग करते थे। 1928 लाला लाजपत राय पंजाब के केड़े कौन से जिले से संबंधित थे, मोगा थे मोगा से, ठीक है। तो 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के दौरान। तो बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग के संस्थापक थे, और एनी बेसेंट, श्री अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना, ये भी दो थे। इनका भी बहुत ज्यादा हिस्ट्री में यूज है, बट इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बाल गंगाधर तिलक ही है। बोलिए समझ आई ना आपको। देखिए बताने को तो आगे मैं बहुत कुछ बता सकता हूं कि ये गदर पार्टी के संस्थापक की थे, हरदयाल, लाला लाजपत राय और ये थे, ठीक है ना। वो गदर पार्टी के कौन थे, हरदयाल सिंह, ठीक है ना। लाला लाजपत राय की शहादत हुई सी, ठीक है ना। आगे देखो, एक हार्मोन है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन जो कि किसके लिए जिम्मेदार है, जिससे मधुमेह मेटालिस्ट, ठीक है ना, हो जाता है जिसकी कमी से। तो वो कौन सा है, वो है जी पैनक्रियाज, एग्रेराशय, ठीक है ना। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज, हमारे पैनक्रियाज के अंदर दो सेल होते हैं, एक तो बीटा सेल, एक अल्फा सेल। ये जो बीटा सेल है ये इंसुलिन निकालता है। इंसुलिन का मतलब क्या होता है, जिस अपने खून में पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन निकालता है। क्यों निकालता है, ताकि अपनी ब्लड ग्लूकोज लेवल को सही रख सके, ठीक है ना। अल्फा उसको कम करता है, ज्यादा बढ़ने भी नहीं देता इंसुलिन को। वो कौन सी निम्नलिखित गैस है जो फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पका देती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एथाइलिन। कौन सी गैस है वो गैस का नाम है इथाइलिन गैस है जी, बोलो, ठीक है ना। एसिटिलीन, अमोनिया, अमोनिया अपने शरीर में कहाँ पाया जाता है, अमोनिया अपने शरीर में लीवर में पाया जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखना है, जिगर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आगे दिया गया एक क्वेश्चन है जो कि ये फोटो लगी हुई है, आपको बताइए, ये फोटो में मैंने लिखा हुआ है कि विच इज द मिनिस्टर ऑफ फूड सप्लाई एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। अपना मंत्री कौन है जो कि एफसीआई का मंत्री है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये है श्री पीयूष गोयल जी, जो कि बिजनेस एंड अफेयर मिनिस्टर भी हैं। ये एफसीआई के मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे रामविलास पासवान। इससे पहले थे रामविलास पासवान थे, ठीक है ना। ये पीयूष गोयल हैं, इनका नाम क्या है, पीयूष गोयल। अच्छा, ये राज्यसभा के सांसद कहां से हैं, बोलो, ये राज्यसभा से कहां से आए हुए हैं, ये आए हुए हैं महाराष्ट्र से। कहां से आए हुए हैं, ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं श्री पीयूष गोयल। पता लग गया आपको। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ये इंडिया के, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब हरियाणा का कौन है, तो वो आपको सर्च मारना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं जी इंग्लिश की। अब अपने एमसीक्यू कुछ 10 क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश के। देखो, ए स्पेशलिस्ट हुज ट्रीट डिजीज ऑफ द आईज, ये बात आपको बतानी है। इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक शब्द, जैसे एक लाइन होगी और उसका बोलेगा बताओ ये क्या है, जैसे जो कभी ना मरे अमर, उसी तरह से वो डॉक्टर जो बीमारियां देखते हो आंखों की, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओफेथेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं ये। और न्यूरोलॉजी जो दिमाग का हो, ब्रेन का हो, उसको बोलते हैं। और आइकोकाइनोलॉजिस्ट जो फिश की स्टडी के लिए करता हो, और
ऑप्टिशिकन, ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है, वो है हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं? उनकी पढ़ाई को बोलते हैं जी एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी। बायोलॉजी किसकी पढ़ाई को बोलते हैं? पौधे। पौधे की पढ़ाई को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि भ्रूण। भ्रूण। इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो सारी चीजें, डाइवर्सिटी के बारे में, सभी के बारे में पढ़े, जो प्लांट के बारे में भी पढ़े, जो पौधे के बारे में भी पढ़े, जो पशुओं के बारे में भी पढ़े, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन डाइवर्सिटी के क्या थे? संस्थापक थे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। ये इंग्लिश के क्वेश्चन में आज आपको करवा रहा हूं, सबसे पहले जीके और इंग्लिश के। देखिए, और इसके बाद में आ गया ईडियम। ये क्या है हमारे पास? ईडियम। ईडियम क्या है? ए स्नेक इन द ग्रास। जब घास में सांप आ जाए तो इसका मतलब क्या है? वो दिखता नहीं है, वो दुश्मन जो दिखता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ए सीक्रेट और हिडन एनिमी। यही आंसर है हमारा पहला। जब घास में सांप आ जाए तो वो हमारा छुपा हुआ क्या है? दुश्मन है। बोलो इतनी बात समझ में आई? इस तरह से ही आपको पेपर आएगा। आगे देखो, हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस ये एक ईडियम है। इसको कैसे लिखते हैं? ईडियम्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चॉइस जो कि एक्सीलेंट हो, यानी कि हम कुछ ऐसी चीज कर लेते हैं भी, ये चीज, ये फैसला हमने कर लिया, यानी कि एक्सीलेंट चॉइस। इसका मतलब ऑप्शन क्या है? ए। अगला देखिए, अगला हमारे पास 4 शब्द दिए गए हैं। बताओ इसमें से सारे मिसस्पेलिंग हैं, इनमें से एक शब्द सही है, वो कौन सा है? वो है जी लाइसन। यही हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है जी। अगला देखो, अगले में क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम, जहां पे साउंड नहीं जाती। ठीक है, उसमें क्या स्पेलिंग होते हैं? ए डब्ल्यू। डब्ल्यू हमेशा आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। इसका ऑप्शन है हमारे पास बी। वैक्यूम के सही स्पेलिंग क्या है? CWM। तो वो एक ही स्पेलिंग में है हमारे पास ऑप्शन बी में। अगला देखो, अगला देखो, अगला मैं आपको बता रहा हूं सेनोनियम्स। सेनोनियम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द बताओ। सबसे पहले जो वर्ड है वो है एगर। एगर का मतलब क्या होता है? उत्सुक, यानी कि बहुत ज्यादा उतावला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्यूरियस। एगर, क्यूरियस। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड जो हैं वो किसके आते हैं? एगर के होते हैं। आप बताओ अब कमेंट बॉक्स में एगर को और क्या बोल सकते हैं? जो भड़कीला हो, उत्साहित हो जाए, एक्साइटेड, इसका दूसरा पर्यायवाची है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन याद करने हैं। अब देखो, उस तरह से क्लेवर का मतलब होता है चतुर। ठीक है, इसका मतलब उत्सुक, इसका मतलब डिवोटेड। डिवोटेड मतलब जो कट्टर हो, अपने धर्म के प्रति कट्टर हो, उसको बोलते हैं डिवोटेड। और एंथोजियास्टिक, ठीक है ना, जो आनंदित, इच्छुक, इस टाइप का जो बंदा हो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सी, क्यूरियस। आगे देखो, प्लेस्डिक। प्लेस्डिक का मतलब क्या होता है? शांत, बहुत ही स्वभाव का। उसका क्या होता है जी? क्लेम, मतलब शांत आदमी। इंजॉयबल मतलब मजा करना। क्लियर मतलब साफ। डल मतलब बोर। तो इसका एक ही ऑप्शन है जो कि बी ऑप्शन है, जिसको बोलते हैं प्लेस्डिक का मतलब क्या होता है? शांत, मतलब सोबर। ठीक है, सिंपल, इसको बोल देते हैं। इसके अदर सिनोनियम है एमिनिटीज। एमिनिटीज का मतलब क्या होता है? सुविधाएं। सुविधाएं किसको बोलते हैं? सुविधाएं जिससे फैसिलिटीज आए, यानी कि एमिनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं। ठीक है जी। तो प्रिविलेज, ठीक है, इसका क्या मतलब है? प्रिविलेज। ठीक है, क्यूटेरियस। इन सभी के मतलब आपको देखने हैं। मेरी आप बात समझने की कोशिश करो। इस टाइप से ही आपको सिनोनियम एंटोनियम के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ठीक है जी। आगे देखो,
आगे हम चलते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पर। ये देखो, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है आज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा। देखो क्या क्वेश्चन है, 1/2/3 क्या लिख रखा है मैंने, 2/3 ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा कर देना, कितना, 3/4 इज नंबर। ये देखो इससे कट गया, ये कट गया 2 पे, तो ये कितना आ गया, 1/2 ऑफ नंबर। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 1/2 ऑफ नंबर। बोलो इतनी बात सभी को समझ में लग गई क्या? बोलो सारे एकदम ठीक है क्या? हाँ जी, आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल ये देखो क्या बोल रखा है, 1/11 इज इक्वल टू 1/11। 1/11 को क्या लिख सकता हूं जी मैं, मुझे बताओ। 1 को 11 से भाग कर दो, क्योंकि पॉइंटों में आ रहा है ना 0, वहां पे 0, यहां पे 0, तो 11 9 99, ये कितना बच गया 1। ऊपर क्या आएगा, ऊपर पता नहीं, 2 0 आएगा तो 1 0 और लगा दो, तो 11 9 99, यानी कि ऐसा ही चलता जाएगा ये। तो इसका मतलब इस पे ही बार लगा दो, इसका 0.09 बार, यही ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन नहीं है। देखो यही ऑप्शन है ना, ये देखो यही है, इस पे बार नहीं आएगा, ये हमारा रॉन्ग क्वेश्चन है, ये इस पे आएगा, अकेला इस पे बार आएगा, सिर्फ इस पे बार आएगा, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे देखो, आगे देखो, हिंदी में भी देखो, इंग्लिश में भी देखो। छात्रों की अधिकतम संख्या जिसमें से 101 पेन और 910 पेंसिल हो सकती है, इसी तरह से विकसित किया गया है कि प्रत्येक छात्र को समान संख्या मिलती है और पेन और समान संख्या की पेंसिल है, कितनी है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, 910 और 1001, मुझे बताओ इनका डिफरेंस कितना है? क्या इसका डिफरेंस कितना है? क्या 91 का डिफरेंस है क्या? बोलो हाँ, 91 का डिफरेंस है। क्या 91 पे ये भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। क्या ये भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कितने पेन थे? 91 ही समान समान दोनों को आ जाएंगे। कुछ नहीं करता हमारे पास, हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते होते हैं, ये देखो, 1 पे गया 91 को 10 से किया तो ये तो 10 पे गया ही, बोलो 0, यानी कि किस पे भाग हुआ, 91 पे, तो इसी का आंसर कितना आ जाएगा, 91। चाहे दोनों का डिफरेंस ले लो, चाहे आप HCF निकाल दो। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पूछा है ना, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वो करने पड़ेंगे। अगला देखिए जी, अगला सवाल हमारे पास, इसको क्या लिख सकता हूं जी मैं, 50/x इज इक्वल टू x बाय, ये कितना हो गया, 25/2। क्या मैं इसको यहां लिख दूं? ये देखो 50/x 2x/25, तो ये तो कट गया किस पे, 2 पे। क्या ये उधर जाएगा तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इधर देखो कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। देखो क्या हो गया, x, ये देखो क्या है, x और x, और ये कितना हो गया, 25। 50/x, x/25 गुणा 2, ये इसको इससे कर दो, इसको उससे कर दो, तो 50 × 25 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। ये इससे ये काट दो, 25 पे ये नीचे आ जाएगा ना इधर, तो ये कितना हो गया, 625। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 625 है, तो अकेली x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यही हमारा राइट आंसर है। बोलो एकदम ठीक है क्या? अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड मास का है। देखो कैसे करना है बोर्ड मास। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट कौन सा सोल्व होगा पहले, ये कैसे, 13 और ये हो गया 26 + 8, तो ये देखो 4 34, 34/13, और ये कितना हो गया 2, यानी कि 2 + 34/13, तो ये कितना हो गया, ये 26 34, क्यों, इससे इसको भाग करोगे तो 13 को 2 से गुणा करोगे तो 26, तो ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया हमारे पास 5 और 1 6, बोलो यही आया क्या?
अब मुझे बताओ क्या 3 को और उससे भाग करेंगे 60/13 को, क्योंकि 13 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20। तो मुझे ये बताओ 3/13 गुणा 20, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? बोलो। ये इसी को ही पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इसी तरह से हम इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। बोलो इतनी बात पता लग गई क्या सभी को? ठीक है ना? बोलो आपको क्या करना है, मैं आपको समझाना या बताना क्या चाहता हूं। इधर देखो, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद में ये ब्रैकेट सोल्व हो गया, इसका जितना आएगा उसको इससे भाग कर दो, क्योंकि पहले तो ब्रैकेट ही सोल्व करना है ना सारा। ठीक है, फिर इसको आके सोल्व कर लिया, इसको भाग कर देना, जो आएगा फिर उसको भाग कर देना, लगभग अपना ये वाला आंसर आएगा। या आप और देख लेना कौन सा है, ये सिंपलीफिकेशन का सवाल है। पहले बोर्ड मास को हल करना है आपको, बोर्ड मास। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, घर पे बैठ के शांत मन से करना, सिर्फ प्लस माइनस ही है, ये तो काम आप कर ही लोगे। आगे देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बताओ क्या मैं इसको a लिख सकता हूं? बोलो, a³ प्लस b³ a² माइनस ab प्लस b²। बोलो ये लिख सकता हूं ना? तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b a तो ये कट गया इससे, तो a प्लस बी रहेगा। तो a प्लस बी कैसे आएगा? बोलो 69, तो ये 0, ये 11, यहाँ 0.1, तो 1.1, यही ऑप्शन आ जाएगा। कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ये फॉर्मूले को छोड़ो आप, ये चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को छोड़ ही दो, सीधा आपने क्या करना है, अगर ऊपर का प्लस का साइन आए तो दोनों को जोड़ दो, अगर ऊपर माइनस का साइन आए तो दोनों को माइनस ही कर दो, क्योंकि ये तुरंत वैसे ही आपको क्वेश्चन देगा ही वो ऐसा। ठीक है ना? अगर ऐसा क्वेश्चन पंजाब के पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, इन व्हाट रेशियो ऑफ टेंडर शुड बी मिक्स एट 62। अब वो बोल रहा है कि 62 लीटर और 72 किलोग्राम को 65 में मिक्स कर दें, बेच दी। कोई चीज थी जो 62 रुपए की लेके 72 रुपए की लेके उसको 65 रुपए में बेच दिया, तो बताओ उनका रेशियो क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, ए बी और डी, डी में से बी जाएगा, ए में से डी जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 65 में से 72 गए तो कितने बच गए? 7। 62 में से ये गए तो कितने बच गए? 3। हमारे पास आंसर कौन सा आ गया? देखो, मिक्सचर एलिगेशन का ये क्वेश्चन है। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई सारे? जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, हम कोई भी फालतू बात नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड बात करते हैं। आपको लाइक जरूर कर देना है, ठीक है, और शेयर करना है, ठीक है। आप अब ये काम तो कर ही ना थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि कुछ टॉफियां खरीदी गई, मुझे बताओ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे कितना? हमेशा पैसे को ऊपर रखना। ये देखो ये क्रय मूल्य है ना, मान लो 10 रुपए की, पैसे को हमेशा ऊपर रखो, कितनी आती है? 11। उसने बोला है बेचा उसने कितना? 10 रुपए की कितनी बेची उसने? 9। मुझे बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यानी कि 99 की उसने खरीदी और 110 की बेच दी, तो बताओ उसको लाभ कितने का हुआ? 11 रुपए का हुआ। बोलो किस पे हुआ? इस पे हुआ, ठीक है ना, 99 पे हुआ। गुणा कर देंगे किसके साथ? 100 के साथ, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 11 9 99, और ये कितना हो गया? 100/9। लगभग जो है वो कितना लॉस हो गया वो आप बताइए, ठीक है ना। इसने बोला क्या है, कुछ टॉफियां खरीदी गई 10 से 11 रुपए की दर से और वही 10 से 9 की दर से संख्या से, अगर पूरा लॉट बेचा गया है तो बताइए प्रति रुपए टॉफी के हिसाब से क्या आ जाएगा? बताओ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने यही देखा है ना, इफ द होल लॉट आर सोल्ड एट 1 रुपीज पर टॉफी देन द गेन ऑफ द लॉस, बताइए।
तो लॉस बोल रहा है, तो लॉस बोल रहा है तो कैसे हो जाएगा? अब इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है। हाँ जी बोलिए। देखो कोई बात नहीं, इसको चेक करेंगे अपने, ठीक है ना। इतने आगे देखो, आगे देखो, ये क्या है? डिस्काउंट का क्वेश्चन है। डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। इसमें एक ही फॉर्मूला किसमें है? ये देखो ऑप्शन सी में, यही हमारे पास आंसर है। उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सही नहीं है हिंदी में, तब मैंने उसको डाइवर्ट कर दिया, ठीक है, एक बार छुड़ा दिया आपको, ठीक है। अगर कल आपको मॉक टेस्ट दूंगा तो उसकी हिंदी प्रॉपर दूंगा। मेरे को लगता है ये गूगल सर्च से इन्होंने मार दिया, ठीक है ना उसको। आगे देखो, आगे देखो टाइम एंड वर्क का। ए और बी मिलकर एक टुकड़ा काम कर सकते हैं 10 दिनों में। ए और बी कितने दिनों में? एक टुकड़ा काम कितने दिनों में? 10 दिनों में। अकेला ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में। तो बताओ बी अकेला कितने दिनों में करेगा? ये तो 3 दिनों में, 1 दिनों में। तो मुझे बताओ ए और बी टोटल दिन कितने लगाएगा? ए और बी टोटल दिन कितने लगाएगा? 30। अकेला ए कितने दिनों में लगाएगा? 1 में। तो बी की वैल्यू अरे 3 है ना, ये 3 ही है, 30 नहीं है, 3 है। तो ये कितना हो जाएगा? बी कितना हो जाएगा? देखो बी 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा है, तो टोटल वर्क डन 30/2 भाग कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 15। हमारे पास सी आंसर, जो कि 15 दिन में बी अकेला कर सकेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, जो कि मैं आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे करवा रहा हूं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कुछ नहीं थे, आज मैं टोटल आपको 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं आपकी प्रैक्टिस जो है वो करवाता रहूंगा। इसी चैनल के साथ आप प्यार ऐसे ही आप अपना बनाए रखें, ठीक है। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, ये आप उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, ठीक है, उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा। तो मिलते हैं अब अपने, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, FCI वॉचमैन के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपने फिर नेक्स्ट क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।